Jai Hind student, welcome to biology class. Now students, today we will discuss about the Krebs cycle. Now in last lecture we have discussed about the glycolysis. Okay, that is the first step of respiration. Okay, now the next step of the respiration is the link reaction. Now this link reaction means the reaction which help in linking the glycolysis with the Krebs cycle. Now what we have seen in the glycolysis, the end product which we have obtained, it was two molecules of pyruvic acid. Okay, that you all know. Now these two molecules of pyruvic acid, okay, let's consider one molecule. तो ये जो pyruvic acid बना, now this pyruvic acid is formed in the cytoplasm as you all know. Now what happened, this is transported to the matrix, क्योंकि Krebs cycle जो है वो कहाँ हो रही है, mitochondrial matrix में होती है. Now before entering the mitochondrial matrix, this pyruvic acid is converted into acetyl coenzyme A. इसका एसिटाइलेशन होता है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होता है. ओके, एंड दिस pyruvic acid is converted into acetyl coenzyme A, which is a 2 carbon compound. ओके, और पायरुविक एसिड क्या था, 3 कार्बन कंपाउंड था. तो यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होता है और ये जो प्रोसेस होता है एसिटाइलेशन इसको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एसिटिल ग्रुप जो है वो आके जुड़ जाता है. ओके, सो ये जो एसिटिल कोएंजाइम ए बनता है, दैट एसिटिल कोएंजाइम ए एंटर्स इन द Krebs cycle. Okay, so this whole process which I have just discussed is the link reaction, जो कि second step है. और third step है, that is the Krebs cycle. Okay, so the Krebs cycle or citric acid cycle, it is also a series of enzyme catalyzed reaction occurring in mitochondrial matrix. Okay, that we have just now discussed. Now here what happened, acetyl coenzyme A is oxidized to form कार्बन डाइऑक्साइड एंड कोएंजाइम. तो यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, क्योंकि हम रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो फूड सब्सटेंस है उसका ऑक्सीडेशन होता है. तो क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन में जो है ये आपका पायरुविक एसिड बन गया, उसके बाद डिपेंड करता है अगर ऑक्सीजन है तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, और अगर ऑक्सीजन नहीं है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा. तो यहाँ पे हम एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं, जहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है फूड सब्सटेंस का इन ऑर्डर टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और साथ ही साथ एनर्जी भी जो है लिबरेट होती है. और जो है बहुत सारे कोएंजाइम्स भी बनते हैं Krebs साइकिल्स में. ओके, जो कि एक तरह के प्रोटीन्स होते हैं, और ये कोएंजाइम्स जो हैं फर्दर जो हम नेक्स्ट स्टेप पढ़ेंगे इसके बाद ETS साइकिल, जिसमें इनका रिडक्शन होता है. ओके, और फाइनली जो है ATP मॉलिक्यूल्स जो हैं जनरेट होते हैं इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. ओके, सो दिस इज जस्ट अ ओवरव्यू कि क्या क्या होता है. नाउ लेट्स सी Krebs साइकिल. Krebs साइकिल के बारे में स्टार्ट करते हैं. Krebs साइकिल जो है इट वाज नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट हेंस क्रेब. ओके, इन्होंने इस साइकिल को जो है डिस्कवर किया था, एंड ही वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज ऑल्सो इन 1953 फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन. नाउ as we have studied in glycolysis is a 10-step process. Now this Krebs cycle is a 8-step process. यहाँ पे 8 steps होते हैं, जहाँ पे acetyl group of acetyl coenzyme A that is oxidized. ठीक है, ये जो एसिटिल ग्रुप है, ओके, दैट इज ऑक्सीडाइज टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये जो हम रिएक्शन करते हैं Krebs साइकिल में, बेसिकली हम कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है 2 मॉलिक्यूल्स इवॉल्व होते हैं एज पर द इक्वेशन ऑफ द रेस्पिरेशन, और आपका ऑक्सीडेशन जो है फूड का वो पूरा कंप्लीट हो जाता है. रिड्यूस्ड हाई एनर्जी कंपाउंड्स NADH and FADH2 are also produced. ओके, Krebs साइकिल में जो है अगर हम आउटपुट की बात करें तो 2 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के इसमें बनते हैं, जनरेट होते हैं. साथ ही साथ एक मॉलिक्यूल जो है ATP का बनता है, और साथ ही साथ NADH एंड FADH2 जो आपके कोएंजाइम्स हैं वो भी यहाँ पे
जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। ओके, एंड दीज कोएंजाइम्स दे आर वेरी हाई एनर्जी, इनके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होती है, जो कि इनको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के थ्रू इनको एटीपी मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है, इनकी एनर्जी को हार्नेस किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स, जो कि हम अलग से पढ़ेंगे इन ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। Now, two molecules of acetyl coenzyme A are produced from each glucose molecule. So, two turns of Krebs cycle are required. Now, as we all know कि ग्लाइकोलिसिस से दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं पायरुविक एसिड के। ओके, तो अगर दो मॉलिक्यूल्स हैं तो एक मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड का पहले एंटर करेगा, एसिटिल कोएंजाइम ए बनाएगा। ओके, एंड देन इट विल स्टार्ट द क्रेब्स साइकिल। उसके बाद दूसरा मॉलिक्यूल भी यही करेगा। तो इस तरह हम क्या समझ सकते हैं कि जो क्रेब्स साइकिल है वो कितने टर्न्स उसमें चाहिए, 2 टर्न्स चाहिए। ओके, इन ऑर्डर टू यील्ड, तो अगर एक टर्न में 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स जो हैं इवॉल्व हो रहे हैं क्रेब्स साइकिल में, तो 2 टर्न्स में 4 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स इवॉल्व होंगे, 6 NADH एंड 2 FADH 2 एंड फाइनली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। ये नेट गेन है आपके 2 जो है 2 टर्न्स ऑफ क्रेब्स साइकिल। तो 1 टर्न में क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के, 3 मॉलिक्यूल्स NADH के, 1 मॉलिक्यूल FADH2 का एंड 1 मॉलिक्यूल ATP का जनरेट होता है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम में किस तरह, अभी जो कि हमने अभी पढ़ा था पायरुवेट जो है जो कि ग्लाइकोलिसिस में बना। ओके, अब ये पायरुवेट जो है वो एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, और जब ये एंटर करता है तो सबसे पहले इसका ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है, मींस कार्बन डाइऑक्साइड ग्रुप जो है यहाँ से एक कार्बन जो है रिमूव होता है, और फाइनली ये जो पायरुविक एसिड है वो दो कार्बन कंपाउंड्स में चेंज हो जाता है। ओके, फॉर्मिंग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए। नाउ दिस रिएक्शन, ये जो पूरा रिएक्शन होता है दैट इज कैटेलाइज्ड बाय अ एंजाइम पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज। एज यू कैन सी यहाँ पे क्योंकि हाइड्रोजन भी रिमूव होता है इसमें, जो कौन पिक करेगा, जो NAD जो हमारा कोएंजाइम है NAD+, वो इसको पिक करके क्या बना लेगा, NADH+ H+ आयंस बना लेगा। ओके, सो दिस इज द ये लिंक रिएक्शन है, हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये स्टेप जो है फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए, दिस स्टेप इज लिंकिंग द ग्लाइकोलिसिस विद द क्रेब्स साइकिल, क्योंकि अब यही एसिटिल कोएंजाइम ए जो है वो क्रेब्स साइकिल में एंटर होगा। नाउ यू कैन सी ये पार्ट जो है दैट वी हैव जस्ट नाउ डिस्कस्ड। ओके, अब क्या होगा, अब हम पढ़ते हैं आगे क्रेब्स साइकिल के 8 स्टेप्स के बारे में। नाउ ये एसिटिल कोएंजाइम ए जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, इसका ये जो है इसका कंडेंसेशन होगा। ओके, द फर्स्ट स्टेप जो है दैट इज द कंडेंसेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए, और किसके साथ, विद अ 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, क्यों, क्योंकि एसिटिल कोएंजाइम के पास सिर्फ 2 कार्बन कंपाउंड है। ओके, और ये 4 कार्बन के साथ मिल के बनाएगा क्या, एक 6 कार्बन कंपाउंड बनाएगा जिसको हम बोलते हैं साइट्रिक एसिड या फिर साइट्रेट। ओके, और साथ ही साथ कोएंजाइम ए जो है वो क्या हो जाएगा, वो रिलीज हो जाएगा, वो इसमें से हट जाएगा, और ये पूरा रिएक्शन जो है इट इज कैटेलाइज्ड बाय साइट्रेट सिंथेटेज। ओके, दैट यू कैन सी। ओके, ये जो है आपका ये पहला स्टेप है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ मिलके एसिटिल कोएंजाइम ए इट अंडरगोज कंडेंसेशन रिएक्शन, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो यूज होगा इन द प्रेजेंस ऑफ साइट्रेट सिंथेसिस, ये आप देख रहे हो, टू फॉर्म साइट्रिक एसिड। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब ये साइट्रिक एसिड जो है ये अपना आइसोमर बनाएगा जिसको हम बोलते हैं आइसोसाइट्रेट सिंथेटेज, सॉरी आइसोसाइट्रेट, ये या फिर आइसोसाइट्रिक एसिड। इसके बीच में एक और रिएक्शन होगा दैट इज ये साइट्रेट जो है बनाएगा सिस एकोटिनिक या सिस एकोटिनिक एसिड, और ये दोनों ही रिएक्शंस जो हैं एज यू कैन सी, ओके, ये इन द प्रेजेंस ऑफ एकोटिनेज एंजाइम, ठीक है, ये दोनों ही जो रिएक्शंस हैं वो एकोटिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में होंगे, और हमको फाइनली आइसोमर मिल जाएगा साइट्रेट का, दैट इज आइसोसाइट्रेट। ओके,
इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ओके, नाउ सेकेंड स्टेप, साइट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू इट्स आइसोमर आइसोसाइट्रेट, और एंजाइम कौन सा होगा, एक्वोटिनेज। नाउ दिस आइसोसाइट्रेट एंजाइम, दिस आइसोसाइट्रिक एसिड या आइसोसाइट्रेट जो बना, नाउ थर्ड स्टेप में इसका डिहाइड्रोजिनेशन होगा, मीन्स हाइड्रोजन ग्रुप रिमूव होगा, और साथ ही साथ डी कार्बोक्सिलेशन भी होगा, मतलब एक कार्बन जो है वो भी यहाँ पे रिलीज होगा। एज यू कैन सी, ये आप देख सकते हो, एक कार्बन भी रिलीज हो रहा है, साथ ही साथ हाइड्रोजन जो है जो रिलीज हो रहा है उसको कौन पिक कर लेगा, कोएंजाइम NAD+ पिक करके क्या बना देगा, NADH2, NADH प्लस H+ आयंस, और ये किस में चेंज हो जाएगा, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड या अल्फा कीटो ग्लूटारेट। ओके, अब ये जो अल्फा इन द प्रेजेंस ऑफ आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, हाइड्रोजन ग्रुप रिमूव हो रहा है तो डिहाइड्रोजिनेज आएगा, ये आपको याद रखना है। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये आप देख रहे हो, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। अब यहाँ पे फिर से एक और डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगा, मीन्स एक और कार्बन ग्रुप रिमूव होगा। पहले रिमूव हुआ तो ये अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड बना, जो कि 5 कार्बन कंपाउंड है बेटा, क्योंकि यहाँ तक 6 था। अब ये अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड से जब एक और कार्बन कंपाउंड रिमूव होगा तो क्या बनेगा, सक्सीनिल कोएंजाइम A बनेगा। ओके, और ये जो है दिस इज अ 4 कार्बन कंपाउंड। ये कितने कार्बन कंपाउंड बनेंगे, 4 कार्बन कंपाउंड बनेंगे, और यहाँ पे जो है कोएंजाइम A जो है वो यहाँ आके जो है वो जुड़ जाएगा। ठीक है, इसको नेक्स्ट स्टेप को समझते हैं। Now, alpha ketoglutaric acid undergo oxidative decarboxylation to form succinyl coenzyme A, that is a 4 carbon compound. और ये जो रिएक्शन है that is catalyzed by ketoglutarate dehydrogenase enzyme, और एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होगा इस रिएक्शन में, और जो है हाइड्रोजन रिलीज होगी, जो कि कौन पिक कर लेगा, NAD+ पिक करके उसको NADH+ H+ आयंस में बना लेगा। नाउ ये सक्सीनिल कोएंजाइम A जो है, नाउ इट विल चेंज इनटू सक्सीनिक एसिड। ओके, और एंजाइम जो यहाँ यूज होगा सक्सीनिल कोएंजाइम A सिंथेटेज। नाउ नेक्स्ट स्टेप है, नाउ लेट्स सी, ये आप देख रहे हो सक्सीनिल कोएंजाइम A जो है इट चेंजेस इनटू सक्सीनिक एसिड। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये जो 4 कार्बन है, अब ये 4 कार्बन मेंटेन रहेगा, अब यहाँ पे कोई भी डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमने जो 2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाने थे वो हम बना चुके हैं। देखिए, एक यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुआ और एक यहाँ पे हुआ, तो ये आप देख रहे हो दोनों हमें मॉलिक्यूल्स मिल चुके हैं, तो एक तरह से हमारी क्रेब्स साइकिल कंप्लीट हो गई है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन देखने को मिलेगा आपको इस स्टेप पे, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको GTP बनेगा। GDP जो है गुआनोसिन डाइफॉस्फेट विल चेंज इनटू GTP, जो कि अपना फाइनली जो GTP का एक फॉस्फेट ग्रुप है वो ADP को दे के ATP बना लेगा। तो आप कह सकते हो कि एक ATP मॉलिक्यूल यहाँ पे बन रहा है। तो ये स्टेप जो है सबस्ट्रेट फॉस्फोराइलेशन का स्टेप है, क्योंकि यहाँ पे जो है एक ATP मिल रहा है हमको। ओके, अब ये सक्सीनिक एसिड जो है चेंज हो जाएगा फ्यूमेरिक एसिड में इन द प्रेजेंस ऑफ सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज, और जो एंजाइम जो है, सॉरी, जो यहाँ पे जो हाइड्रोजन रिलीज होगा उसको एक और कोएंजाइम में FAD, दैट इज फ्लेविन न्यूक्लियोटाइड। ओके, सॉरी, ये जो है FAD जो है आपका, दैट इज़ अनदर कोएंजाइम, जो कि इसको पिक करके ये रिड्यूस हो जाएगा FADH2 में। ओके, अब ये जो है यहाँ पे फ्यूमेरिक एसिड विल चेंज इनटू मैलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यूमेरेज एंजाइम। देन दिस मैलिक एसिड जो है इट विल नाउ रीजनरेट, या हम कह सकते हैं ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना लेगा इन द प्रेजेंस ऑफ मैलेट डिहाइड्रोजिनेस। तो यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन जो रिलीज होगा उसको फिर से NAD जो आपका कोएंजाइम है वो इसको पिक कर लेगा। तो ये जो बाकी ये ऑक्सीजन एवोल्यूशन के बाद जो है हम क्यों इसको पूरा रन करा रहे हैं, क्योंकि जो हमारा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है हमें इसको रीजनरेट कराना है। ठीक है, क्योंकि हमने इसके साथ मिल के 6 कार्बन कंपाउंड बनाया था
एसिटिल कोएंजाइम ने इसके साथ मिलके ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ मिलके 6 कार्बन कंपाउंड बनाया था। किस लिए? ताकि डीकार्बोक्सिलेशन हो सके, 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स जनरेट हो सके। अब ये जनरेट हो गए, हमारा जो पर्पस था वो सॉल्व हो गया। तो हमें वापस इसको रीजनरेट करना होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो भी रॉ मटेरियल्स होते हैं वो रीजनरेट होते रहते हैं, वापस जाते रहते हैं, तभी जो है साइकिल कंप्लीट होती है। क्योंकि ये क्रेब्स साइकिल जो है उसके 2 टर्न्स रन होंगे, तो 2 टर्न्स रन होने के लिए हमारे पास अवेलेबल रॉ मटेरियल भी होना चाहिए। तो ये जो है फिर से ऑक्सैलो एसिटिक रीजनरेट हो जाएगा, और ये जो है ये जो एसिटिल कोएंजाइम ए जो यहाँ से रिलीज़ हुआ आपका सक्सिनिल कोएंजाइम से, वो फिर से जो है आपका एसिटिल कोएंजाइम ए के साथ मिलके ये फिर से दूसरा टर्न जो है क्रेब्स साइकिल का रन करेगा। सो दैट इज़ वाई ये जो है बाकी का प्रोसेस जो है उसमें कोई भी डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन नहीं है, क्योंकि हमें फाइनली जो हमारा पर्पस है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को रीजनरेट करना है, जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है। ओके, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द क्रेब्स साइकिल। ओके, क्रेब्स साइकिल 8 स्टेप्स पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसमें नेट गेन हमने क्या देखा कि एक टर्न में एक तो एटीपी बना, या हम बोल सकते हैं एक जीटीपी बना, ठीक है, और 3 NADH2 बने और एक FADH2, ठीक है। इतना हमको नेट गेन हुआ एक साइकिल में। तो अगर दोनों 2 टर्न्स क्योंकि क्रेब्स साइकिल के होते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? 2 GTP, 6 NADH+H+ और 2 FADH2। ओके, और ये जो NADH और FADH2 हैं, ये कोएंजाइम्स ए, इनका जो है ये एंटर करेंगे किसमें? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और ये जो है ATP इनसे बनेगा, क्योंकि जो एक NADH2 है वो 3 ATP मॉलिक्यूल्स जनरेट कर सकता है। तो टोटल नेट गेन कितना हो जाएगा? दो टर्न्स में 6 NADH2 हैं तो 18 ATP मॉलिक्यूल्स हो गए, और FADH2 मॉलिक्यूल्स के अंदर पोटेंशियल होती है 2 ATP बनाने की, तो 2 FADH2 हैं तो 4। तो हमें क्रेब्स साइकिल में टोटल कितने मिले? 24 ATP मिले, ठीक है। और जो हमें ग्लाइकोलिसिस में मिले थे 8 जो है ATP मिले थे आपको, और जो है आपको जो है 6 ATP किस में मिले थे? जब आपने लिंक रिएक्शन किया था तो वहाँ पे भी जो है रिड्यूस कोएंजाइम आपका बना था। ओके, NADH+H+ रिड्यूस कोएंजाइम बनाया था 2 मोल्स, तो वो 6। तो टोटल जो हमें नेट गेन होगा दैट इज 38 ATP मॉलिक्यूल्स। ओके, तो ये पूरा नेट गेन है। ओके, एंड इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स हमें 38 ATP मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, लेकिन यूकैरियोट में हमें 36 ही मिलते हैं। क्यों? क्योंकि 2 ATP मॉलिक्यूल्स जो हैं वो यूज़ हो जाते हैं। जो NADH हमने जो रिड्यूस्ड जो कोएंजाइम्स बनाए थे इन केस ऑफ ग्लाइकोलिसिस, वो हमें ट्रांसपोर्ट करने पड़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ट्रांसपोर्ट इसलिए करने पड़ते हैं क्योंकि वहीं पे आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रन करती है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, और वहीं पे ब्रेक करके वो ATP मॉलिक्यूल्स बनाती है। तो हमें जो NADH बना था ग्लाइकोलिसिस में उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा माइटोकॉन्ड्रियल में, मींस माइटोकॉन्ड्रिया में, तो जिसमें 2 ATP मॉलिक्यूल्स यूज़ हो जाते हैं। इसलिए नेट गेन जो यूकैरियोट्स में होगा वो 36 ATP मॉलिक्यूल्स ही होगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्रेब्स साइकिल। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम ETS साइकिल को डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी।